नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज की खास मुलाकात हम कर रहे हैं उज्ज्वल निकम से, जो महाराष्ट्र के विशेष सरकारी वकील हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। हम लोग आमतौर पर उज्ज्वल साहब यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर से, लेकिन इस हफ्ते आप सुर्खियों में थे तो हमने सोचा एक बार आपसे बात की जाए, क्योंकि आपके भाषण मैंने कई बार सुने हैं, आपकी दलीलें सुनी हैं और मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। तो स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी चूंकि ये कसाब को मृत्युदंड मिल गया, फाइनली वो फांसी पर चढ़ा दिए गए, तो इस पर बहुत तरह का विवाद चला है। टेरर के मामले में दुनिया भर के लोग इसको देख रहे थे कि इस केस को भारत कैसे हैंडल करता है। अब ये घटना हो चुकी है, उस पर आपका मूल कमेंट क्या है? खास करके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसको आप कैसे देखते हैं? लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सोच रही जरूर है कि एक भारत जैसा एक संविधान देश, जिस देश में कानून श्रेष्ठ माना जाता है और कानूनी तौर पर हम एक फॉरेन नेशनल को, जिसे बचाव के लिए हम पूरे पूर्व संधि दी गई है, और इतना ही नहीं तो हमने ये भी दुनिया को बता दिया है कि हमारा कानून किस तरह से श्रेष्ठ है, हमारा कानून किस तरह से कड़ी रुख अपनाता है और हम टेरर के खिलाफ किस तरह से सख्त हैं। ये आज हमने दुनिया को दिखा दिया। बिल्कुल। ऐसे केसेस में जहां तय है कि यहां पर मृत्युदंड दिया जाएगा, तब से एक्चुअल एग्जीक्यूशन तक जो समय लगता है, जो विवाद होते हैं, इस पर आपने ज़रूर कुछ विचार बनाए होंगे। जो अनुभव आपको हुआ है उस पर कोई राय देना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि हमारे देश में एक डेथ पेनल्टी कानूनन तौर पर एक लीगल संविधान से माना गया है, लेकिन ये डेथ पेनल्टी क्यों मानते हैं हम? क्योंकि डिटरेंस सेंटेंस है। हम ये नहीं चाहते सिर्फ कि उस मुलजिम को इस सर्वोच्च सजा हो, लेकिन तमाम उन विचारधाराओं से जुड़ने वाले को एक अच्छे तरह से स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाए, इसलिए हम डिटरेंस सेंटेंस मांगते हैं। लेकिन आज मैं दुख से कहूंगा कि जो मर्सी पिटीशन डिस्पोजल में जो वक्त लगाया जाता है वो काफी लंबा वक्त होता है। उससे वेरी पर्पस ऑफ डिटरेंस सेंटेंस का फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और मैंने इतना ही नहीं तो लोग पहले पूछ रहे थे कि भाई आज किन किन लोगों का क्यों है, इतने वजह से क्यों उनको रोका गया है। 2000 साल में मैंने पुणे का राठी मर्डर केस चलाया था, जिसमें 8 लेडीज का मर्डर हुआ था। कोल्हापुर का उसके बाद बाल हत्याकांड, जिसमें छोटे छोटे 14 बच्चे मारे गए थे और उन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा हुई, लेकिन उनकी दया की अर्जी अभी तक राष्ट्रपति मोदी के पास पेंडिंग है। ये क्यों? तो ये मर्सी पिटीशन में विलंब का कारण क्या है? पॉलिटिकल कंटेंट है इसका अर्थ तो ये हुआ? मैं नहीं मानता कि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट है। इसमें जो आम तौर पर हम ब्रिटिश जमाने से एक विचार लेके जा रहे हैं कि भाई इस मुलजिम को अगर फांसी दी गई तो इसको समाज स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होगा, वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उस कम्युनिटी पे क्या उसका असर गिरेगा, इस तरह से विचारधारा से जुड़ी ये बात देखना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली डेथ पेनल्टी देते हैं तो हमने एग्जीक्यूशन में क्यों इतना लंबा समय लगा? तो न्याय का या कानून का जो मूल विचार है कि संविधान अगर कहता है कि इसका पालन हो और ये दंड मिले, उसमें ये डिले तो काउंटर प्रोडक्टिव है। हाँ, बिल्कुल ये काउंटर प्रोडक्टिव है। मैं कह रहा था पुणे का राठी मर्डर केस 2000 साल से मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति महोदय के मेरे जानकारी के मुताबिक पेंडिंग है। ये आपको थोड़ा सा कभी कभी बेचैन और फ्रस्ट्रेटेड करता होगा। क्या कोई तरीका आपके मन में है जिससे कि हम जिन लोगों को तय करना है, जो निर्णायक होते हैं इन चीजों के, यहाँ इस केस में राष्ट्रपति महोदय, साफ बता दीजिए ना, राष्ट्रपति महोदय हमारे कानून में, संविधान में कुछ बदल लाना चाहिए कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। मेरी तो पर्सनल राय ये है, लाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लाना चाहिए। और क्या करना और चाहिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी धारा होना चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए, अगर राष्ट्रपति महोदय के पास मर्सी पिटीशन आती है तो राष्ट्रपति महोदय ने 3 महीने के अंदर उस पर फैसला लेना चाहिए। अगर 3 महीने के अंदर फैसला नहीं लिया जाता है तो डीम टू बी रिजेक्टेड होना चाहिए। ऐसा संविधान लाना चाहिए। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति को अधिकार है, हम मानते हैं राष्ट्रपति महोदय का अधिकार होना भी चाहिए, क्योंकि लेकिन वो अधिकार किस समय तक चाहिए? बिल्कुल। तो राष्ट्रपति अपने इस अधिकार में संशोधन के लिए सोचें, उसमें जरूरी होगा कि हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और हमारी मौजूदा सरकार को इसमें एक फैसला करना होगा, तभी वो राष्ट्रपति फैसला कर पाएंगे। तो दरअसल इस शो के जरिए आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त के पॉलिटिकल लीडरशिप को इस पर विचार करके ये कानून जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए।
और मेरी तो आपकी ये तो कई फोरम पर इस पर बात हुई होगी, क्या कहते हैं ये लोग? कई बार मैंने कई बार ये बात पब्लिक स्पीचेस में भी कही है। मुझे आज तक इसका कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं मिला है, लेकिन जो मैंने एक बात सुनी कि एक बड़े केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि राष्ट्रपति पर हम निर्बंध नहीं ला सकते। मैं निर्बंध की बात नहीं कर रहा हूं। हम कहना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय ने कुछ समय में इसका फैसला देना चाहिए, ताकि देखिए माफी देना हो तो माफी दे सकते हैं, नहीं माफी देना तो मत माफी दीजिए, लेकिन लोगों के सामने एक फैसला, राष्ट्रपति ने एक फैसला लिया, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मांगती है सलाह, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर्स के पास जाती है। इस तरह से जो हमारी चेंज जो है बड़ी ओलंबी तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए, एक्सपीडियंसी के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप इस सवाल को, जो कानून का एक बिल्कुल एक तरीके का कंक्लूसिव इलाका है, वहां जाकर के साफ तौर पर सामने आना चाहिए और एक इसको प्रभावी बनाना चाहिए। उससे ये बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल कन्वीनियंस तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अभी देखिए जो छोटे छोटे कोल्हापुर का पॉलिटिकल लेजीनेस, पॉलिटिकल लेजीनेस कहूं या हमारी कारगर बनाने में हमारी ब्यूरोक्रेसी की लेजीनेस कहूं, मुझे ये आई एम इन डायलेमा। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल लीडर्स भी जो विचार मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं, तो हमारे ब्यूरोक्रेट से मांगते हैं। बिल्कुल। और आज ऐसा हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के मुताबिक कोई भी सही राय देने में हिचकिचा रहा है। जी, क्या ये इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में बहुत बहस चली है कि दरअसल अब ये मृत्युदंड तो होना ही नहीं चाहिए, तो अब जो चूंकि ये किस्सा सामने आया, तो उसके बाद आपको लगता है कि ये बहस फिर से यहाँ पब्लिक कन्वर्सेशन में डोमिनेट करेगी कि फांसी मत दीजिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। देखिए ये विचार होना ही नहीं चाहिए। फांसी की सजा हमारा संविधान कानून ही मानता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे फैसला चले, लेकिन जल्द से जल्द जब सुप्रीम कोर्ट जब फांसी की आरोपी की अर्जी ठुकराती है, तब उस पर तुरंत अमल होना चाहिए, यही मेरी राय है। बिल्कुल, आप बहुत विचारोत्तेजक राय सामने रख रहे हैं, आपसे और चर्चा करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर बातचीत हो रही है उज्ज्वल निकम से, जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ सरकारी वकील हैं और बहुत संजीदा गंभीर मामलों में भारत के जिस अभिमान को और कानून के राज को सुरक्षित रखना चाहिए, उसमें पिछले 30 साल से आप काम करते रहे हैं उज्ज्वल। फिर से एक बार इस पर आएंगे। फांसी की सजा न हो, इस पर सारी दुनिया में जो बहस है, मैं आपसे फिर से एक बार पूछना चाहूँगा कि क्यों नहीं हमको इसको ख़त्म करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता कि फांसी की सजा खत्म हो, क्योंकि ऐसे कोई मामले हैं जिस मामले जो गुनहगार करता है वो काफ़ी खतरनाक गुनह करता है, चाहे वो टेरर अटैक हो, बेगुनाह लोगों की मौत हो, तो उसके लिए तो एक सजा एक तो है ही, लेकिन समाज में इस तरह के गुन्हे वापस नहीं होना चाहिए। तो एक उदाहरण और डिटरेंस जिस पर आपकी फिक्र है कि जिस तरीके से हम डिले करते हैं, ये बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव, ये बल्कि काउंटर। अच्छा, अब ये जो कसाब का किस्सा हुआ, देखिए आतंकवाद में जो बहुत बड़ा कोई पकड़ में आ जाए मुजरिम और उसको सजा हो जाए, ये एक अच्छा उदाहरण हो गया, लेकिन आतंकवाद अभी अभी हमारे लिए एक बड़ा एक सवाल बना हुआ है। इससे आप क्या लर्निंग ले रहे हैं, क्या मैसेज देख रहे हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए कसाब, सिर्फ मैं जब भी कसाब से मैं ट्रायल उसके खिलाफ चला रहा था, तभी मेरी यही राय थी कि कसाब तो एक प्यादा था, लेकिन कसाब के पीछे जो शक्ति जुड़ी हुई थी, लश्कर-ए-तोयबा, वही मेरा सेंटर ऑफ अटैक था। आज मैं इस बात से खुश हूं कि सिर्फ कसाब को सजा हुई इसलिए नहीं, लेकिन वो एलईटी के खिलाफ और पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया कि देखिए हमारे देश में किस तरह से पाकिस्तान से दहशतवाद एक्सपोर्ट किया जाता है, और दुनिया पूरी मान ली। तो अगर आपका वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ अटैक था और आपने ये साबित कर दिया, तो अब लॉजिकली आप देश के तौर पर, सरकार के तौर पर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको डिसमेंटल करने के लिए क्या हमारे बूते में जो नहीं? देखिए दो बात है इसमें, एक तो हमारी राजनीति में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, जो आज धर्मांध राजनीति कई बार की जाती है वो बंद होना चाहिए, और दूसरी बात यह थे कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूनाइट करना चाहिए। ये आज एलईटी अभी भी पाकिस्तान में, जैसे कसाब को फांसी की देने के बाद अगर एलईटी को हाफिज शहीद कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कलेक्टिव एफर्ट हो, ठीक है, लेकिन हमको अपना घर भी ठीक करना होगा। हमारा घर तो पहले ठीक करना होगा, बड़ी बात। हमारे देखिए हमारा घर में आज जो अलग अलग जो विचारधारा इलेक्शन के माध्यम के लिए की जाती है, जो रीजनल पार्टी जो बहस करती है, उससे हमारी इंटीग्रिटी बिगड़ती है, और कहीं ऐसे एलिमेंट को पनाह देते हैं, प्रश्रय देते हैं जो आतंकवाद की तरफ जा सकते हैं।
उसीलिए तो हमारा आज युवा वर्ग जो है, इसी तो युवा वर्ग डायलेमा में है, क्या करे, क्या सोचे। तो आपको जब पॉलिटिकल लीडरशिप से ब्रीफिंग होती है, बातचीत होती है, नहीं, पॉलिटिकल लीडर से मुझे ब्रीफिंग नहीं होती है। सॉरी, कहने का मतलब सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से जब आपको बताया जाता है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि टेरर के मुकाबले के लिए जो रिगर चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल विजन और समझ चाहिए, वो हमारे पास है और अप्लाई नहीं हो रहा है, या एक्चुअली डॉट्स गैप्स हैं? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे पास वो विगर है, हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैं कसाब का ट्रायल देके कहूंगा, एक विचार ऐसा पहले था कि कसाब के खिलाफ 12 चार्जशीट दर्ज किए जाए ताकि कसाब को जल्द फांसी मिल जाए। जी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि एक ही चार्जशीट दर्ज करना चाहिए। ये बहस मेरी काफी हद तक बड़े लोगों के पसात हुई है। चूंकि हमने एक बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ा इस केस में, और वो खाता है, बीमार हो जाता है, तरह तरह की चर्चा होती रही। कसाब एज एन इंडिविजुअल जब आपने इंटरेक्ट किया तो कैसा आदमी लगा आपको? देखिए, कसाब एक बहुत शातिर, एक ट्रेन मिलिट्री कमांडो था। कसाब को मैंने कई नजदीक से देखा है। कसाब हथखंडे अलग अलग अपनाया था। और इतना ही नहीं तो कसाब कई बार कहता था कि वो तो जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है, जब हमने सीएसटी के उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो मुझे पूछता था कि साहब ये कौन है? मतलब मुझे पूछ रहा तू कौन है, तू है। मैंने कहा नहीं, बोले साहब मैं नहीं हूं, मेरी हमशक्ल है। इस तरह से बहुत नौटंकी करने वाला एक शातिर, एक खतरनाक एक आतंकवादी था। इतना ही तो कई बार वो कहता था कि भाई मैं तो बम्बई में पहले आ गया, बॉलीवुड के पिक्चर में फंस गया। कई बार कहता था कि मैंने कुछ गुनाह नहीं किया साहब, वो मेरे साथ में जो मरा हुआ है अबू इस्माइल, उसने गोलीबार की। उसका इंटेलिजेंट, मैंने आज तक 30 साल में ऐसा इंटेलिजेंट टेररिस्ट मैंने नहीं देखा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा सा बात करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि बदले तुमने रंग बहुत, बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक ला ही दिया हमने तुझे कसाब। वाह, ये आपका लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल, हमारा लिखा हुआ है। आप कविता वगैरह भी लिखते हैं? हाँ, मराठी में मैं कविता अच्छी तरह से लिखता हूँ, हिंदी में तो कम लिखता हूँ, लेकिन मराठी में बहुत लिखता हूँ। बिल्कुल। अब थोड़ा सा रुक करते हैं हम लोग अपनी, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, जो अदालतें हैं, और जिस तेज़ी से या ढिलाई से वहाँ काम होता है, इतने करोड़ पेंडिंग केसेस, और दूसरी तरफ अदालती ओवर रीच, इस वक्त की न्यायपालिका की परिस्थिति आपको कैसे दिखती है? देखिए, मैं दुख से कहूंगा कि कई बार कई मामलों में न्यायपालिका ओवर रीच हो रही है। एक लक्ष्मण रेखा जो है, न्यायपालिका हमेशा कहती है कि लक्ष्मण रेखा के पार नहीं होना चाहिए। मैं खुद ये सवाल उठाना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका भी लक्ष्मण रेखा पार कर देती है। देखिए, न्याय आज हमारे लोकशाही जो सुदृढ़ है, बल्कि है, आम आदमी क्या खुश होता है कि न्यायपालिका ने बड़े पॉलिटिकल लीडर को किस तरह से मारा, लेकिन न्यायपालिका उस करते वक्त कई बार जजेस भी ऐसे बयानबाजी करते हैं कि जिससे आम आदमी को एक मन में ये होता है, संदेह होता है कि भाई ये क्यों बैठ रहे। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना चाहिए। मैं एक बार, अब मेरी बात मत काटो क्योंकि सीरियस विषय है। जो अपील अगेंस्ट हम एक्विटल करते हैं, जब सेशन कोर्ट छोड़ देते हैं तो हम अपील अगेंस्ट एक्विटल करते हैं, वो अपील की सुनवाई आज 10-10, 8-8 साल नहीं हो रही है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आरटीआई के मुताबिक कोई सवाल होगा, बिजनेस का कोई सवाल होगा, कोई रेट का सवाल होगा। ये देखिए, इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो किस भाव का निर्णय करना, वो न्यायपालिका करने लगी। कई बार हमें संतुष्ट होते हैं हम कि भाई न्यायपालिका की वजह से हमारा लोकशाही तंत्र प्रभावी है, लेकिन न्यायपालिका एक इंडिपेंडेंट हमारी जुडिशरी मानी गई है, इसलिए बड़ी सावधान की न्यायपालिका को तो चूंकि इस पर बहुत चर्चा और विवाद हुई है, तो जो संजीदा लोग हैं न्यायपालिका के, उनमें ये बातचीत, ये रियलाइजेशन है क्या कि थोड़ा सा स्टेप बैक करें, सोचें और बिग पिक्चर देखें? अकाउंटेबिलिटी चाहिए, सोचना चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी आज हर क्षेत्र में है, लेकिन इस अकाउंटेबिलिटी को विरोध है, क्यों विरोध है? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये कानून पसंद नहीं आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऐसा कानून बना करके उनको दे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे और इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे कि वकालत एक पेशे के तौर पर इस वक्त कैसा पेशा है। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं खास मुलाकात उज्जवल निकम से। निकम साहब, चूंकि हम लोग बिजनेस चैनल हैं तो कुछ बातें हम लोग आंकड़े से समझना चाहते हैं। अभी तक कितने केस, कितने मृत्युदंड और कितने आजीवन कारावास? आज तक मैंने जो भी सेशन ट्रायल चलाए, खौफनाक
आतंकवादी है, गुनहगार है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है। 628 लाइफ इंप्रिजनमेंट को सजा हुई है एंड 29 आरोपी को फांसी को सजा हुई है, जिसमें 29 पहला आरोपियों को फांसी की 29 सजा। को, जिसमें पहला कसाब है। 5 मेरे मर्सी पिटीशन अभी भी प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, बाकी कई हाई कोर्ट में, कई सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। और आपके करियर का एक हाई पॉइंट था जो 93 का बॉम्ब जी ब्लास्ट बिल्कुल, वाला। 93 ब्लास्ट केस में मैं पहली बार बंबई में आया और लगातार वीक हफ्ते में मैं बंबई आता हूँ। जलगांव के पास के गांव का एक आदमी आकर के इतनी बड़ी दुनिया में, मुंबई में ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अपने लिए इतनी बड़ी जगह बनाता है जिस पर हम लोगों को भी बड़ा अभिमान है। एज अ प्रोफेशन लॉ इस वक्त कैसा है? आप हमारे आज के युवाओं को क्या एडवाइस देंगे? देखिए, लीगल प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, ये दो गोष्ठ सक्सेस डिपेंड होता है। पहले तो तुम्हारे थॉट्स स्ट्रेट होना चाहिए, उसमें ऑनेस्टी होना चाहिए और विद कॉन्फिडेंस चाहिए। जो लीगल प्रोफेशन है, जब मैंने चुना, पहले तो सही बात तो ये कहूं, मैं इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं था मुझे। आप साइंस पढ़ रहे थे? मैं साइंस पढ़ रहा था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन 1% से मेरी डॉक्टर की चली गई। और वकालत तो बिल्कुल मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैरिज के मार्केट में वकील को भाव बहुत डिमांड कम है, ऐसी मेरी धारणा थी उस वक्त। ये बात सही है, आज भी सही है हमारे देश में। देखिए, जब भी मैं फॉरेन में गया हूं तो देखिए कि इस लीगल प्रोफेशन को जिस स्टैंडर्ड से देखा जाता है, तो उस स्टैंडर्ड से लीगल प्रोफेशन को नहीं देखा जाता है। लेकिन मेरा लड़का अनिकेत, जिसको 93 12th में मिले थे, मैंने उसको पूछा कहीं जाना है भाई आपको, डॉक्टर इंजीनियर? तो उसने कहा नहीं, मुझे वकील बनना है। तो मुझे अच्छा लगा। पर आज तरुण युवकों में वकीलों के बारे में इंटरेस्ट हो गया है और एक अच्छा प्रोफेशन, ये चैलेंजिंग प्रोफेशन अब तो कहते हैं कि जो अमेरिका के जो टॉप पेड ब्रैकेट के जो वकील माने जाते हैं, उनसे ज्यादा महंगे हमारे हिंदुस्तानी वकील हैं। इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के वकील बहुत महंगे हैं कि क्या, लेकिन काफी मैंने भी देखा है कि हमारे पास कई ऐसे विद्वान वकील हैं कि जिनकी फी कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। तो आप तो इतने ब्रिलियंट वकील हैं, आप सरकारी केसेस क्यों लेते रहे? आपको तो पैसा कमाने इधर आ जाना चाहिए था। नहीं, देखिए, पैसा कमाना मेरा ध्येय नहीं है, उद्देश्य कभी भी नहीं था और आज भी नहीं रहूंगा। देखिए, एक जॉब सेटिस्फैक्शन, एप्रिसिएशन, जब मैं मेरी वाइफ को लेके जाता हूं कहीं मुझे बोलते हैं हाँ आप उज्जवल निकम, और रेलवे से एक दफे आ रही थी, उसका टिकट मेरे पास गलती से चला गया, और बंबई से बैठी जलगांव के लिए, उनका टिकट मेरे पास था। मैंने कहा तुम डरो मत, मैं टीसी को फोन दे दिए, मैं उनको टीसी को बता, मतलब मैंने कहा कि मैं उज्जवल निकम हूं। अरे भाई साहब, क्या बात है, क्या मैंने देखिए ये रियलाइजेशन, ये एप्रिसिएशन, ये हमें कहीं नहीं मिलेगा। बिजनेस में भी देखिए, आप सचोटी से प्यार से कहिए, बिजनेस कीजिए, आपको सब लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप बेईमानी करेंगे तो एक ना एक दिन वो बेईमानी पकड़ी जाएगी। आखिरी सवाल, बिल्कुल 30 सेकंड बचे हैं हमारे पास। लॉ की पढ़ाई भारत में इस वक्त कैसी है? क्या क्या उसमें प्रगति हुई है? क्या अभी भी कमी है जो हमको इंटरनेशनल लेवल पे खरा उतारे? नहीं, हमारे देश में लॉ की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। कई बार लॉ यूनिवर्सिटीज हमारे देश में है, जो बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, और कई सिटीज में ऐसी लॉ यूनिवर्सिटी बनी है। हमारे युवकों में एक अभी चैलेंज लगा रहा है, और उसकी वजह आपकी चैनल भी है। चैनल आज कई बार दिखाते हैं कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस, उनका जो रिपोर्टिंग आता है, हमारे नव युवकों को एक प्रोत्साहित करती है, और एक वकील बनने से, लॉ एजुकेशन लेने के एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं वकील बन गया। चाहे विदेशी लॉ फर्म्स के लिए, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स के लिए क्या हमको अपना दरवाजा खोलना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी होगी इसमें, अगर मैं मेरी व्यक्तिगत राय दूंगा। अपन, हाँ, कंपटीशन तो होना ही चाहिए, और हम उनके भी मुकाबले में कोई कम नहीं, हमारे लोग, हमने डरना नहीं चाहिए। जब इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट शुरू हो गया है तो उससे क्या डरना है? आइए, प्रैक्टिस, जिसको स्टडी करेगा, अभ्यास करेगा, नीट कोर्ट में बयान दलील पेश करेगा, वो तो जीतेगा। आपके विचार बड़े तरक्की पसंद हैं। निगम साहब, वक्त की कमी है, वरना आपसे और बात करते फिर किसी मौके पर, लेकिन आज हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।